अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ मईशत से जुड़े बड़े चैलेंजेस है और देखना ये कि हुकूमत इन चैलेंजेस से जिस तरह से निमटने की कोशिश कर रही है, क्या उसकी ये कोशिशें दुरुस्त सिमत में हैं या नहीं, और क्या इनकी पॉलिसियों की वजह से मामला बेहतर हो रहे हैं या मजीद उलझ रहे हैं, और क्या ये आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगी। हुकूमत इन अवामिल को, ये जो चैलेंजेस हैं वो इसमें इन बहरानों का जिम्मेदार जो है वो बहुत सारे अवामिल को समझती है जो कि उसके इख्तियार में नहीं, और दावा यह भी है कि हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? गुज़िश्ता रोज पेट्रोल की जिस किल्लत का सामना आवाम को करना पड़ा, उसकी वजह पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल थी। हुकूमत ने इन डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने का जो मुतालबा था वो मान लिया, और अब अगले दफा जब पेट्रोल की कीमत का तयन किया जाएगा तो ये इसमें शामिल होगा। मजीद भी इजाफा होना है, 6 महीने बाद नजरसानी होगी। वजीर खजाना इससे पहले कह चुके हैं कि पेट्रोलियम लेवी की मद में हर माह 4 रुपए का इजाफा करना पड़ेगा। इसके बाद पेट्रोल की कीमत कहां जाकर रुकेगी, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ ऑपोजिशन मुल्क के बढ़ते हुए मजमूई कर्जों पर भी तंज कर रही है। आज पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि सिर्फ 3 साल में हर पाकिस्तानी पर 91,000 रुपए का इजाफी बोझ डाला गया है। सिर्फ 3 साल के अंदर 20 खरब 7 अरब रुपए का कर्जा लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क को कर्जिस्तान बना दिया गया है। इन बढ़ते हुए कर्जों की वजह से मुल्क मुआशी दिवालियेपन की आखिरी हदों को छू रहा है। अब ये कर्जों मामला भी जो है वो अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दूसरी तरफ अलबत्ता ये कहते हैं कि IMF के पास कर्ज लेने के लिए उस वक्त जाना पड़ता है जब तजारती खसारा जो है वो बढ़ जाता है, लेकिन ये हुकूमत के लिए बढ़ते हुए कर्जे एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो चैलेंज एक बड़ा वो डॉलर की कदर का है, जो कि बदस्तूर बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने यह खुशखबरी सुनाई कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की ट्रांसफर के तमाम कानूनी मामला तय हो गए हैं और ये डॉलर इस हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएंगे। आज मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि हमारा पैसा 10 रुपए अंडर वैल्यू है। डॉलर की कीमत जो है वो उन्होंने कहा कि ये कीमत नीचे आएगी। अगर इंटरबैंक में आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 10 रुपए जो है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड क्यों है? वो इसलिए है कि हमारा स्पेकुलेटर उसको कर रहा है। अफवाहें कुछ ये भी आ रही हैं कि जी ये रुपया जो है ये डीमोनेटाइज हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज नहीं होने वाली। मैं स्पेकुलेटर्स को सिर्फ इतना वार्न करना चाह रहा हूँ कि ये रुपया दूसरी साइड पे जाएगा। हम कोई ऐसे इकदाम करें जिसको दूसरी साइड पे जाएगा, और जब जाएगा तो उनको बहुत बुरी मार पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ डॉलर की कदर में आज भी इजाफा हुआ जो है वो कुछ बाज़गश्त जो है वो मिनी बजट की भी हो रही है। कुछ नए टैक्सेस लगाने के हवाले से भी क्या आ रहे हैं, लेकिन मुशीर खजाना ने आज ये भी कहा कि कोई नया टैक्स या टैक्सेस के अंदर जो है वो इजाफा नहीं होगा। सिर्फ टैक्सों का जो इस्तिस्ना पहले से है वो खत्म हो जाएगा। एक और बहरान जो है वो गैस की शॉर्टेज का भी है, बदस्तूर सामना है। उसके हवाले से अपडेट का इंतजार है कि क्या कर रही है हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अलबत्ता इनमें से कुछ बहरानों का जो जिम्मेदार है वो सिंध हुकूमत को भी समझते हैं। खबर यह है कि आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने उसमें आटा, यूरिया और खाद के बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया और कहा कि सिंध हुकूमत जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर-ए-आज़म ने एक इजलास में कहा कि सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मनों के खिलाफ इक़दाम ना किए तो विफाक मुदाखलत कर सकता है। क्या वाकई सिंध हुकूमत भी इसमें जिम्मेदार है? ये जो बहरानों का सामना है, महंगाई, ये जखीरा अंदोजी हो रही है, क्या हुकूमत के दावों पर यकीन किया जाए कि हालात ठीक हो जाएंगे? ये मौशी चैलेंजेस हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है। क्या इनको हल करने के लिए हुकूमत की जो पॉलिसी है, हुकूमत की जो सिमत है वो दुरुस्त है? इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आज आई वो कराची में नस्ला टावर के हवाले से थी कि जिस पर आपको मालूम है अदालत का फैसला आया और उसको गिराने का अमल भी जो है वो जारी है। लेकिन आज उसके बाहर जो बिल्डर्स थे उन्होंने एहतजाज किया और वहां पर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। पहले जरा मैं चाहता हूं जरा ये नस्ला टावर वाला जो मामला है इस पर कुछ अपडेट ले लें। हमारे कराची के जो रिपोर्टर हैं नईम खानजादा वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस इशू को कवर करते हैं रहे हैं। नहीं, मुझे बताइएगा कि अभी ये जो एहतजाज चल रहा था जिसके हवाले से कहा गया कि वहां पर लोग भी जमा है, लाठीचार्ज हुआ, लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे, पुलिस रेंजर्स उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, अभी उस एहतजाज की क्या पोजीशन है? जी नईम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
नईम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मैं वैसे कोशिश करता हूं कि हमारा जो है वो राब्ता हो जाए नईम खानजादा जो हमारे रिपोर्टर हैं उसे। आज अलबत्ता जो है वो इसकी अदालत में रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई और एक और मामला था तजौरी हाइट्स का। उस हवाले से जो है वो कमिश्नर कराची ने जो आज पेशरफ्त रिपोर्ट थी वो अदालत के अंदर जमा कराई और ये कहा उस रिपोर्ट के अंदर कि तजौरी हाइट्स को जो है वो मस्मार कर दिया गया है, जबकि नस्ला टावर के जो 3 टावर फ्लोर्स हैं और वो मुनहदिम कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच है जो कि कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खिलाफ दरखास्तों की जो है वो समाअत कर रहा है और चीफ जस्टिस ने इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट मांगी थी। कमिश्नर कराची ने आज जो है वो एक बात तस्वीर पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो पेश की और कहा कि ग्राउंड और 3 फ्लोर की जो दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो गिरा दी गई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मजदूर और मशीनरी दिन रात बिल्डिंग गिराने में मसरूफ है। लेकिन उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो एहतजाज जो बिल्डर्स थे वो एहतजाज के लिए जो है वो वहाँ पर आ गए और वहाँ पर उन्होंने आगे जाने की कोशिश की। जो लोग वहाँ पर थे पुलिस और रेंजर्स ने जो है वो उन्हें आगे जाने से जो है वो रोका। यह मुतासरीन का मामला है, ये मामला क्या है, इसको अदालत किस तरह से देख रही है, इस पर अदालत का फैसला है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो नईम खानजादा उनसे अब बात हो जाए ताकि जरा एहतजाज के हवाले से और फिर जो अदालती कार्रवाई उस पर अपडेट मैं ले लूँ। नईम, मुझे बताइएगा आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा नईम, ये अभी बताइएगा अब एक तो एहतजाज जो है वो पहले जब आखिरी खबरें कुछ हमने देखी हैं तब एहतजाज के लिए लोग वहां पर जमा थे, लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका जा रहा था। एक तो उस पर अभी बताएं कि अभी जो है वो इस वक्त जो है वो उसकी क्या पोजीशन है। दूसरा, ये बिल्डर्स जो जमा हुए हैं, इन बिल्डर्स का मुतालबा क्या है? अब मेरी और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस पर अदालत का फैसला आ गया, इसको मस्मार किया जा रहा है, जिसकी पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो अदालत जो है वो मांग रही है। तो अब ये एहतजाज जो है वो क्यों हो रहा है? देखिए रहमान साहब, इसका जो सब बुनियादी जो वजह है वो ये कि यही बिल्डर्स जो थे, जब ये ऑर्डर आया था जानिब से तब भी एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज भी किया था और आखिरी वक्त तक नज़रसानी की अपील भी दायर की गई थी, लेकिन वो जो है वो रिजेक्ट की गई अदालत उस्मा की जानिब से। लेकिन उसके बाद जो है ये नस्ला टावर का फैसला आया और उसके बाद फिर भारी टावर का फैसला आया, उसके बाद फिर तिजोरी हाइट्स का फैसला आया, उसके बाद मक्का टावर का फैसला आया। तो इस तरह से कंटिन्यू जो है वो 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स, जिसमें करोड़ों की नहीं, मैं आपको ये बताऊं अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहां से जो है वो फिर यह बिल्डर्स की जानिब से अब ये कहा गया कि ये हमने तमाम कवायद और जवाबित के बाद जो है ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए और जहां पर उसके बाद जो है वो उसके साथ ही जो है फिर ये मोहसिन शेखानी साहब जो हैं उनकी जानिब से कल ये ऐलान हुआ। ये बहुत बड़ा ऐलान है अगर समझा जाए तो। 1200 जायद बिल्डर हैं कराची के अंदर, उनके 300 प्रोजेक्ट हैं और जो एक प्रोजेक्ट है वो 3 अरब रुपए का है। तो इनके खरबों रुपए के अंदर जो है ये मामला जाते हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, योमिया उजरत के ऊपर 3.5 लाख लोग जो है उससे मुंसलिक हैं। तो आज तो है वो काम नहीं हुआ। अब इनका ये कहना है कि हमें या तो अदालत उज़्मा एक इदारा बना कर दीजिए, वो NOC दे। इसलिए कि ये भी बता दे रहमान आपको कि कराची के अंदर मुख्तलिफ लैंड कंट्रोल एजेंसीज हैं। अगर जब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर नक्शा पास कराने के लिए जाते हैं तो पहले तस्दीक कराना पड़ती है उस लैंड कंट्रोल एजेंसी से, KDA से या KMC से। ये जो PCHS की जो सोसाइटी है, इसकी जो फॉरवर्डिंग होती है, इसकी जो कागजात की तस्दीक होती है, वो इस्लामाबाद के अंदर इसका ऑफिस है, वहां पर तस्दीक हुई इसकी और उसके बाद जाकर फिर ये बिल्डिंग बनी। अब उनका ये कहना है कि 7 साल बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद कोई भी अगर हमारे को कोई आएगा और वो तोड़ देगा, हमें श्योरिटी चाहिए। मगर नहीं, मुझे बताइएगा जो इस बिल्डिंग के हवाले से, देखिए इस बिल्डिंग के हवाले से जो कानूनी तौर पर एक मामला है वो तो फैसला क्योंकि हो चुका और उसमें जो आप कह रहे हैं कि नजरसानी की अपील भी उसके अंदर जो है वो अदालत ने उसको भी कंसिडर नहीं किया, तो इसका मतलब है कानूनी तौर पर तो ये मामला जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन बिल्डर्स अभी भी जो है वो चाहते हैं, तो उनका मुतालिबा क्या है? जो बिल्डर्स हैं उनका मुतालिबा क्या है अब इस बिल्डिंग के हवाले से? क्योंकि उनके पास कानूनी ऑप्शन तो अभी मेरी नज़र में, या बताइए अगर उनका कुछ कहना है कि उनके पास अगर कोई कानूनी ऑप्शन अब भी मौजूद है।
देखिए, जो जिस तरह की अदालत के अंदर जो है वो जो लेजर्स बनते हैं, जो अदालत के अंदर जब कोर्ट कोई फैसला करता है तो उसके अंदर वो फिर वो पुराने केस का जो है वो हवाला दिया जाता है और उसके बाद वकील जो है वो वहाँ पर वो समाअत करता है कि वो पुराने किसी केस के अंदर ये फैसला हुआ था तो इस मेरे अक्यूज को जो है वो इस तरह का रिलीफ दिया जाए। इसी तरीके से बिल्डर्स भी जो है वो यहाँ पर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें 700 गज जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो लीगल था, 230 गज या 300 गज जो है वो इलीगल था, जो पार्किंग की जगह थी वो इस बिल्डर ने ले ली, तो इसको पूरे के पूरे को मसमार कर दिया गया। फिर उन्होंने हवाले देना शुरू कर दिए कि 16,000 एकड़ को रेगुलाइज किया जा सकता है, वो बनी गाला को रेगुलाइज किया जाता है, फैसलाबाद की जो प्रॉपर्टी है, लाहौर की मुख्तलिफ उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि उनको जब रेगुलाइज किया जा सकता है तो इन पर भी जुर्माना आयद करने के बाद जो है वो इसको भी रेगुलाइज किया जा सकता था। अब इसी तरीके से अब दूसरे प्रोजेक्ट को उनका ये कहना था कि हम यहाँ पर राइट, जरा साथ रहिएगा। लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सदाकत अली अब्बासी साहब वो भी हमारे साथ जो है मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जो है वो आ चुके हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून से वो भी कुछ ही देर में हमारी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। मैं लतीफ़ खोसा साहब, आप सर बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, ख्याल है आप इस मामले को जो है वो देख भी रहे होंगे, आपकी नज़र से भी जो है वो गुजरा होगा, इसको किस तरह से आप देखते हैं? और फिर इसमें कहीं ना कहीं पर ज़ाहिर बात है जो मुतासरीन हैं उनका एक ताल्लुक बनता है सिंध हुकूमत से, कि सिंध हुकूमत उनको जो है वो किस तरह से जो है वो एंगेज करती है, उनकी किस तरह से दादरसी करती है। क्या कुछ कानूनी ऑप्शन इनके पास हैं या सिंध हुकूमत जो है वो इस मामले पर जो है वो कुछ कर सकती है? देखिए, ये मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती है कि ये सिंध में ये इस तरह की जो अदालती फैसला जात आए हैं, ये कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी जगहों से पाकिस्तान में जो मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने किए हैं। अगर आप देखिएगा तो हमारी वकला की लॉयर्स कॉलोनी जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, और हमारे जो है हमें जो है अपना अथॉरिटी जो है सर्विसेज अथॉरिटी के साथ इश्तराक में हमें जो है 8,000 कनाल हमारा जो है मुख्तस किया गया। 40 लाख हमने 2400 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मेरे समेत 2400 वकीलों ने पैसे जमा कराए, और जब एग्जीक्यूशन की और फाइनल हो गया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अवार्ड को भी तस्दीक कर दी, उन्होंने सारा कुछ कर दिया। कॉमसेट के सामने ये जो है जमीन है, और जो बदकिस्मती से तम्मा मौजा है और एक मोहरिया मौजा है, ये बिल्कुल जो है कॉमसेट के सामने। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तो लोगों ने रेजिस्ट किया, और खुद चीफ जस्टिस साहब ने फिर एक कमेटी बनाई और हमारी प्राइवेट डील के जरिए वो अपना फैसले की ही मावरा करके एक जाकर इन्होंने इफ्तिताह किया। जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वहां घोड़े नचवाए गए और नोट फेंके गए उसकी, ये कोई रीसेंट बात है 1 महीने की, और वहां हमें वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तस किया हुआ फैसला किया हुआ, हतमी फैसला किया हुआ जो है वो हमें 8,000 कनाल नहीं दिया गया। तो मुझे बताएं, बनी गाला में तो नहीं दिया गया, बनी गाला को भी आपने देखा जायज करार दिया। एक और जो है पिछले चीफ जस्टिस साहब आखिरी दिनों में उसको जो है वो टावर जो था, उस टावर को भी, हालांकि 20 अरब वो देने को तैयार थे, लेकिन उस टावर को भी कर दिया गया। इसी तरह आप देखें तो जो है बहरिया टाउन को भी, उनसे भी लेकर 460 अरब लेकर उनको भी रेगुलराइज कर दिया गया। तो अब जुल्म क्या सिंध के साथ ही होना है? वहां तो सारा इतना सरासीमगी का आलम है कि आपकी सोच है वहां क्या हालात हो रहे हैं। ये कानूनी प्रेसिडेंस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ये क्योंकि जाहिर बात है बिल्कुल मौजूद है, से गुजर कर ये सारी के सारी, मगर खोसा साहब ये कानूनी अमल से गुजर के ये सारी कार्रवाई जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुंची है। अब्बास साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कानून देखिए, मैं खोसा साहब के बाद तो बड़े सीनियर वकील हैं। जी चलें खोसा साहब आप क्या कर लीजिए, बात मुकम्मल कर लीजिए, कुछ कह रहे हैं? जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि देखें, कानून से ही इस्तदा की जा रही है कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब रहम कीजिएगा लोगों पर। सिर्फ कानून जो है वो छुरी फेरना नहीं जानता है, इट हैज टू बी ब्लेंडेड विद मर्सी।
आप अगर इस्लामी में भी देखें, इस्लामिक लॉज में भी देखें, तो इट हैज टू बी ब्लेंडेड विद मर्सी। अब अगर देखें कि लोगों का अरबों रुपए का ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, अभी बताया, अभी उसने बताया कि एक प्रोजेक्ट। सो हर वक्त ये इसको रिविजिट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसे रिविजिट कर सकती है और ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना क़यामत गिर जाएगी। रिविजिट की भी गुंजाइश है, रिविजिट की गुंजाइश है। और दूसरा ये कि आप ये कह रहे हैं प्रेसिडेंस भी है। सर वेरी क्विकली। अच्छा, मैं तो, आप दोनों लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं तो इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि जहां इस तरह की गवर्नमेंट है, जहां इस तरह के गरीब लोगों के पैसे या किसी भी अमीर बंदे के जायज हक हलाल की आमदनी ले जाके वहां पे रेगुलेटर्स बैठे होते हैं, इदारे बैठे होते हैं, वो बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद अदालत का तो फैसला जो भी है सबके लिए उस पर तो काबिल अमल, तो वो तो मतलब उसको तो इनकार कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके पीछे मैं समझता हूँ सजा सिंध हुकूमत को देनी चाहिए कि जिनके इदारे सिंध पीपल्स पार्टी के नीचे 13 साल से हैं और जहां इस तरह की अंधेर नगरी चौपट राज है। और जाहिर है चीफ जस्टिस ने जब फैसला किया होगा तो उन्होंने सारे एंगल देखे होंगे, हम तो कोर्ट में नहीं है, उन्होंने जाहिर है हर चीज का देखा होगा। और जो ह्यूमैनिटेरियन कानूनी मामला बड़ी देर से जो है वो चल रहा कह रहा हूं कि जाहिर है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हर तरफ से सिंध गवर्नमेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट दिए होंगे। लेकिन मेरा सवाल है, जो सियासी सवाल है, कि क्या सिंध गवर्नमेंट जो है 13 साल से, आप तनकीदें तो बड़ी करते हैं, आपके यहाँ होर्डिंग आपके यहाँ होती है, आपके यहाँ चीनी आपके यहाँ महंगी बिकती है, आपके यहाँ गंदम आपके यहाँ 8 अरब की गायब हो जाती है। सिंध हुकूमत पे आप और भी ये कि सिंध हुकूमत का पे आप और भी जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी थोड़ी से एरिया में रह गई है, वहाँ मतलब इतना अंधेर नगरी है। ब्रेक के बाद इस पे बात कर सकते जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ब्रेक के बाद जरा उस पर बात करनी है। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम को सिंध हुकूमत की जो है वो जिम्मेदारी नजर आ रही है। जो महंगाई हो रही है, जो खाद महंगी है, या अगर आटा जो है वो कहीं पे महंगा, कौन सा जवाब देंगे उसका। नईम खानजादा, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने अपडेट्स दी। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, फिर कुछ बात करेंगे कि ये जो मौशी पॉलिसियां हैं, क्या ये मसला हल कर रही हैं या मसले को और खराब कर रही हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये जो मुआशी चैलेंजेस हैं या बहरान है, हुकूमत बहुत सारे अवामिल को इनका जिम्मेदार ठहराती है और कुछ अवामिल के बारे में हुकूमत कहती है कि उनके इख्तियार में नहीं, बहुत ही गैर मामूली, अनप्रेसिडेंटेड है, जिसका उनको जो है वो सामना है। लेकिन ये इन मसलों को हुकूमत जिस तरह से हल करने की कोशिश करी है, क्या वो दुरुस्त रास्ता है, सही सिमत है मुआशी पॉलिसियां, इस पर बात होगी। मैं सदाकत अब्बासी साहब, जरा आपसे जरा मैं आगाज कर लूँ इस डिबेट का। पेट्रोल वाला मामला था, वो गुज़िश्ता रोज जो हुआ, लेकिन उसमें भी जो है वो अब आपको पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जो है वो बांधना पड़ी। डॉलर के हवाले से अब यकीन दहानियां बहुत है हुकूमत की, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, पेट्रोल का भी मसला हल हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी, गैस भी मिल जाएगा। लेकिन आम आदमी को ये कब तक जो है वो इसके रिजल्ट्स आपकी पॉलिसियों के जो है वो कब तक आना शुरू होंगे? रहमान, हम बार बार कहते हैं कि जिस तरह 100 साल में एक दफा इतने बड़ी वबा आई, दुनिया कोरोना की वबा आई और जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और शायद आप तो हमें, आपने हम तो अपोजिशन तो हमें नायल कहती है, लेकिन हम सबसे ज्यादा अहल साबित हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे लें, IMF की सुन लें, वर्ल्ड बैंक की सुन लें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुन लें, कि पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियां और पाकिस्तान की जो उस वक्त जो भी बंदिशें लगाने का जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट था, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। एक तो बात है, और हम उससे बचे और मतलब निस्बतन हमारा नुकसान कम हुआ। उसके बाद उसका एक इकोनॉमिक इफेक्ट आया हुआ है। गैस की प्राइसेस आज पिछले कुछ अर्से से 10 गुना बढ़ गई हैं। जो $3 की गैस है वो 30 की चली गई है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है ऑयल, एक वक्त में आपको याद है क्रूड ऑयल 0 का हो गया था, शायद आपको याद है। कोरोना के दौरान ब्रेंट की जो कीमत थी 0 पे चला गया था, आज वो 85 पे चला गया। तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है और हमने भी उसको फेस करना है। और पाकिस्तान में कोई गुलो गुजार तो था नहीं, लूट मार थी, खसारे थे, कर्जे थे, बिजली के आपने महंगे मंसूबे किए हुए इंक्रीमेंटल, जुबैर साहब की हुकूमत ने कि हर साल के बाद इतना बढ़ना है। अब हुकूमत PTI की गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला आते हैं उसमें आप जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत को ठहरा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये कल भी एक इजलास हुआ जो गंदम के हवाले से था, और आज भी गालिबन वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी के जो लोगों के साथ मीटिंग की है, उसमें कहा कि ये जो आटा, यूरिया और खाद वाला इशू है, इसके जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है, क्योंकि वो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। पंजाब ये कर रहा हूं ना अलहदा, एक तो चले वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो आपको बता रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हैं
वो तो जाहिर बात है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हुकूमतों फैक्टर की कैसे हो जिम्मेदारी सकते हैं? हम सिंध की कोई लिए गंदम तो नहीं रोक सकते। अगर पंजाब में आटा 1100 का और सिंध में 1400 का मिल रहा है तो आप उसकी वाज़ेह समझ आ रही है कि सिंध की हुकूमत जो होर्डर्स के साथ मिली हुई है। अगर यूरिया यहाँ पे पंजाब में सिंध में 58% यूरिया ज़्यादा चली गई है और वहाँ पे हालांकि पंजाब का हिस्सा ज़्यादा बनता है, पंजाब का 4% पहले से कम हो गया, तो इसका मतलब है ये कहाँ जा रही है? सीधी सीधी बात है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर के साथ मिली हुई है। पंजाब में तो क्रैकडाउन है। आप ये समझते हैं ये इंटेंशनल है, कार्रवाई ना करना, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अच्छा। तो अब मसला क्या है कि वो ये तो पुरानी पाकिस्तान का पुराना मसला है ना। नवाज शरीफ साहब अब चले गए, खोसा साहब ये बताएंगे कि ये शरीके, आप मुझे सवाल बता दें, मुझे कोई रिसेंट हिस्ट्री में 8 अरब रुपए की गंदम गुम हो जाने का मुझे खोसा साहब, ये सिंध हुकूमत की जो बात हो रही है, ये शरीके जुर्म है या मुखबर है, क्या है सर ये? और ये फिर जो वजीर आजम एटलीस्ट यूरिया, खाद और आटे की हद तक जो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रहमान, मैंने समझा कि अब्बासी साहब शायद कहते थे क्योंकि 1,50,00,000 घर देंगे, तो मेरा ख्याल था कि ये कम से कम सिंध के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए ये कहेंगे कि इनको बेघर न किया जाए, लाखों लोगों को जो है जिन लोगों ने अपना सारी जिंदगी की पूंजी लगाई है उनको सड़कों पर मत फेंके। लेकिन एक शब्द इनकी जबान से नहीं निकला उस अवाम के हक में, और इन्होंने जो है सिर्फ हुकूमत को लताड़ने की कोशिश की थी। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने किस डिप्टी कमिश्नर को अंदर किया है, किस असिस्टेंट कमिश्नर को अंदर किया है, किस सेक्रेटरी को अंदर किया है? या तो करें उनको जिन्होंने नक्शे पास किए, जिन्होंने एनओसी दिए, जिन्होंने सारी क्लियरेंस दी। लोगों को तो बिल्डर्स ने भी सारी क्लियरेंस ली, और क्लियरेंस माइंड यू ब्यूरोक्रेसी से होती है। हुकूमत सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर कभी हुकूमत नहीं होती, हुकूमत हमेशा सेक्रेटरी होता है। किस, मुझे बताएं, अगर इंसाफ आपने करना है तो उनको तो जरा पहले अंदर कीजिएगा ना, इबरत का निशान बनाइएगा। फिर जिन लोगों ने बोनाफाइड तौर पर पैसे दिए उनको पैसे दिलाएं, या उनको नेमुल बदल जो है घर दिलाएं, तो तब आप इंसाफ नजर आएगा। बाकी रहा ये अब्बासी साहब जो फरमा रहे हैं कि सिंध के खाते में, ये कहेंगे चीनी भी सिंध ने जो है महंगी की है, आटा भी सिंध ने महंगा किया है। अपनी रिपोर्ट तो पढ़ ले, जो चीनी कमीशन की रिपोर्ट है वो भी पढ़ ले, जो आटा कमीशन की रिपोर्ट है वो भी पढ़ ले, और जो पेट्रोल ये जो है इसकी है LNG की है वो भी जरा जान ले कि जब सस्ता था उस वक्त इन्होंने खरीदी नहीं LNG, जब महंगा हो गया, तरीन हो गया, तो उस वक्त इन्होंने, अब इन्होंने IMF की टोटल सबसर्वियंस में इन्होंने गुलामी में दे दिया स्टेट बैंक को। इन्होंने लिटरली रियासत पाकिस्तान से उसका लेकर उसका सारा का सारा कंट्रोल इन्होंने IMF के हवाले कर दिया है। इन्होंने अपनी सारी सब्सिडी को खत्म करके वो सारा बोझ इन्होंने अवाम के ऊपर फेंकना है, और अनकरीब देखें कि कितनी और महंगाई होती है दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त। जो अगर सर वो तो फिर आप कहते हैं कि ये सारा कुछ, ये वजीर आजम ने कल कहा, देखें सर कर्जों पे बड़ी तनकीद हो रही थी, वजीर आजम ने कहा तजारती खसारा हमें इतना मिला कि वो जब तजारती खसारा नहीं पूरा होता तो हमें IMF के पास जाना पड़ता है। बिजली के मुआवजे रहमान ने जो वो महंगे किए, और रहमान इनकी सारी काबीना में तो साबका लोग, इनके सारे वजीर गिना दूं मैं, सारे वजीर, इनके सारे वज़रा साबका हुकूमतों के मुस्तआर हैं, इसमें आए हुए हैं। तो इनके साथ सारे वज़रा तो वही है, चाहे तरीन ले ले, चाहे इकोनॉमिक टीम तो आपकी दी हुई है। इकोनॉमिक टीम तो स्पेशली सारी। अब मैं अगर गिनना जाऊं तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी से लेकर सारे के सारे पिछले हुकूमतों के दिए हुए हैं, चाहे वो मुशर्रफ के हैं, चाहे वो नवाज शरीफ के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, ये सारी काबीना उन्हीं की बैठी हुई है। ये कैसे कह सकते हैं कि पिछले, फिर अपने आप को ये ब्लेम देना, फिर अपने आप को कहें, जो वजीर साथ बैठे हुए हैं उनकी तरफ देखें, चाहे वो सुमरो साहब है, चाहे वो एक चीज का उनका जवाब है। ये मेरा वक्त निकल जाएगा, एक चीज का रेलेवेंट एक सवाल है। चले जी, आप मुझे बताएं, सिंध में गंदम लोकल है, सब्जियां लोकल है, चिकन लोकल है, बाकी सब फ्रूट लोकल है, और सिंध में इनकी हुकूमत है, 18वीं तरमीम है, खुराक का फूड का डिपार्टमेंट इनका लोकल है। मुझे आप बता दें, अगर आप हमसे अच्छे होते खोसा साहब, तो क्या सिंध में, कराची में कीमतें कम होती या ज्यादा होती? अब कराची इतना बड़ा शहर है कि उसका पाकिस्तान का जो ओवरऑल इन्फ्लेशन में जो वेट है कराची का वो बहुत ज्यादा है। कराची का जो शेयर है, आबादी बड़ी है,
उसकी वजह से पाकिस्तान की एवरेज ज्यादा नजर आ जाती है। तो आपका तो ये होना चाहिए था, आप तो 13 साल से आपकी गवर्नेंस भी बड़ी अच्छी तो आप ये कह रहे हैं कराची की महंगाई आपके पल्ले पड़ कराची जाती की है। महंगाई से पाकिस्तान की महंगाई का इम्पैक्ट आ रहा है ना। कराची इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। सर बात लेकिन वहां पे सब कुछ कराची सारे 18वीं तरमीम के बाद खोजा साहब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अगर आप हमसे बेहतर होते भाई, कराची में कीमतें कम होती, अगर तेल आपका महंगा, यूरिया आपकी महंगी, चीनी आपकी महंगी, तो मुझे बताएं इसमें बाकी हुकूमत के कहां पे कंट्रोल किधर है, रोल किधर है? अब्बासी साहब, तेल आपके पास है, ट्रांसपोर्टेशन कराची सारे पाकिस्तान को इस वक्त हाउस किए हुए है। ट्रांसपोर्टेशन जो होगी बाहर से होगी, तेल आपने आसमान पे चला दिया, वो ट्रांसपोर्टेशन की आएगी। गैस आपने, कराची में महंगाई ज्यादा, कराची में गैस नहीं, कराची में गैस किसी को नहीं मिल रहा है। आज बच्चों को भूखा भेज रहे हैं सारे, आज जो है सारे सरकारी मुलाजिम बगैर नाश्ते के बगैर खाने के वहां, क्योंकि गैस नापैद है। गैस आपके पास है, हमारे पास नहीं है गैस। अच्छा। बिजली आपके पास है। ये सारी चीजें जो है आपके कंट्रोल में है, तो जाहिर है उसका जब चढ़ाव होगा, बढ़ोतरी होगी, तो उसका असर सारी चीजों में मैं इसमें इंटरजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, मगर मैं ब्रेक के बाद चले, ये तो महंगाई के हवाले से हमने बात की, लेकिन दो चीजों पर आप पर तनकीद जो हो रही है, वो एक हो रही है कर्जों के हवाले से, इस पर जो है वो कल ऑपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और दूसरा जो डॉलर की बढ़ती कदर है, रुपए की गिरती कदर है, वो आज वजीर खजाना ने यकीन दहानी तो कराई, लेकिन उसके बावजूद आज डॉलर जो है वो फिर बढ़ गया इंटरबैंक के अंदर। तो इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले लतीफ खोसा साहब ने भी यह सवाल उठाया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसी हैं वो असरअंदाज होती हैं, जो महंगाई है या दीगर मामलात हैं। अब्बास साहब वो कहते हैं चले कीमतें जो है वो कंट्रोल करना वो तो एक और बात है, लेकिन ये डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है, उसके बाद पेट्रोल का जो तयन है, बिजली की कीमतों का तयन, ये तो आप लोग करते हैं। और फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल, इनका भी जवाब दें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल जो कर्जों के हवाले से ऑपोजिशन जो है वो उठा रही है। रहमान, मैंने खुद सबसे कहा कि वो जवाब दे, हमारे बड़े भाई हैं, ताल्लुकात है मेरे बड़े, इनसे बड़ा रिस्पेक्ट है। मुझे आप ये बता दें कि चलो पेट्रोल तो पूरे मुल्क में है, बिजली भी पूरे मुल्क में है, मैं उसका जिम्मा ले लेता हूँ। मुझे बताएं जो हैदराबाद से सब्जी आके कराची बेचते हैं वो क्यों महंगी, और पूरे पाकिस्तान से सब्जी महंगी है? भाई अंडे मुर्गियां आपकी वहां लोकल है, सारे पोल्ट्री फार्म आपके इर्द गिर्द लोगों के हैं, लीडर्स के हैं, वो क्यों महंगे हैं? उधर कौन सा डॉलर आता है? तो अगर आप, मसला क्या है? आटा सिंध में ज्यादा महंगा, यूरिया सिंध में ज्यादा महंगी, चीनी सिंध में ज्यादा महंगी, सब्जियां ज्यादा महंगी, कराची का इंपैक्ट पूरे पाकिस्तान में आ जाता है। और टोटल 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत का वहां कुछ भी नहीं है। मगर तो आप जब सवाल करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, अच्छा मजे का खेज बात क्या है, वो बिलावल साहब तकरीर करते हैं वो महंगाई आ गई, और भाई महंगाई, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मगर बार बार कहते हैं कि पंजाब केपी में कीमतें फिर आप कम कर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आटा अगर पंजाब में 1100 का है तो सिंध में 1400 का है। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि हैंड एंड ग्लव है उनके साथ, पंजाब में छापे पड़ रहे हैं, सारी यूरिया यहां से गायब है। दूसरा सवाल देखें, मुल्क का कर्जा मुल्क एक इदारे की तरह होता है, उसके दो अकाउंट होते हैं, एक होता है बजट उसका खसारा, एक होता है करंट अकाउंट एक्सटर्नल खसारा। अगर इस हुकूमत ने दोनों खसारे कम नहीं किए तो हमने कर्जे ऐड किए, अगर दोनों खसारे कम किए तो रहमान लॉजिक है, मुल्क पैसे कमाता है, मुल्क खर्च करता है। करंट अकाउंट का 20 अरब डॉलर का जो खसारा नून लीग का, अगर इमरान खान गवर्नमेंट ने 1 अरब पे ले आई है तो हमने कर्जे बढ़ाए या कर्जे कम किए? ये कर्जों बढ़ाने की बात कैसे कर रहे हैं, ये सुन लें आप। कर्जे डॉलरों में थे और उसको कन्वर्ट करके रूपों में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि जून 2018 में हर पाकिस्तानी, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस शहरी रहमान ने और एहसन इकबाल ने की, उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी 1,44,000 का मकरूज था, सितंबर 2021 में अब 2,35,000 रुपए का 100 अरब डॉलर का पाकिस्तान कर्जा है ना। अगर 125 पे लगाएं तो 12,500 बनता है, अगर 175 पे लगाएं तो 17,500 बनता है। अगर 5,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ जाएगा तो एवरेज तो बढ़ जाएगी। ये उन्हीं पैसों को, डॉलरों को, मैं बता रहा हूं डॉलरों में कर्जा हमारा कम हो गया, मैं आ जाता हूं उस तरह। अच्छा, आप डॉलरों में करें ना, ये तो आपके साथ गिमिक्री कर रहे हैं उसके। अच्छा, और ये डॉलर क्यों नीचे गया? जब आपका इकोनॉमिक्स की किताब खोले, जब करंट अकाउंट का खसारा होगा, डॉलर ने डेप्रिशिएट, रुपए ने डेप्रिशिएट करना है, और वो हमने तो कम किया, हमें आप शुक्रिया अदा करें। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि डॉलर में अगर देखा जाए तो हमारा कर्जा कम हो गया, लेकिन आप रुपए में करके उसी को जमा तफरीक करके तो आप कर रहे हैं। और बाकी हमारा कर्जा जो हमने दिया है
जो हमने भी लिया है वो इनके कर्जे और किसने देने के लिए लिया। 4,500 अरब हमारा रेवेन्यू है। जुमला सुन लेना रहमान, उनको ज्यादा टाइम दीजिएगा, वो मुझसे बड़े हैं। 4,500 अरब इमरान खान गवर्नमेंट को टैक्स आता है, 3,000 अरब खोसा साहब और नून लीग के कर्जों की सूद में निकल जाता है। बचता क्या मुल्क चलाने के लिए? खोसा साहब गल फिर ताड़े ते आ जाती है सर बार बार। रहमान, इससे बड़ा मजाक कब तक करते रहेंगे ये पीटीआई वाले हमारे ऊपर। 3.5 साल इन्हें हो गए। देखिए 25 ट्रिलियन का कर्जा था जिस वक्त इन्होंने टेक ओवर किया। अब 41 ट्रिलियन डॉलर पर 41 ट्रिलियन 16 ट्रिलियन इन्होंने 3 साल में लिया। अब वो 16 से 20 ट्रिलियन हो गया है इन्होंने जो कर्जा इन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया। और वो तो आपने सुन ही लिया कि 1400 से अब 2400 रुपए हर बच्चा जो पैदा भी हो रहा है वो भी मकरूज पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। और जहां तक ये बातें कर रहे हैं या फिस्कल डेफिसिट के या ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं कि कम किया, देखें आज इतनी खतरनाक किस्म की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो इतना ज्यादा है कि आपकी सोच होगी। हमारे पाकिस्तान में जो कुछ हैवी इंडस्ट्री में इन्होंने जरूर किया, गाड़ियां जरूर बेची है, लेकिन क्या वो गरीब आदमी को उसका कोई फायदा हो रहा है? मुझे वैसे बताएं कि ट्रिकल डाउन, व्हेन आर यू गोइंग टू रीच द पीपल ऑफ पाकिस्तान? द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग। लोग भूख पे मर रहे हैं। अब देखें कि जब उस वक्त था कि ये चीनी 53 रुपए पर 53 रुपीज पर थी जब ये आए थे, और आज 150 रुपए चीनी जो है मिल रही है। आप गंदम देख ले, इसी तरह 35 रुपए का बैग था, आज 85 रुपए पर जो है। यार खुदा का खौफ करें आप, कोई 50,000 रुपए वाला जिसकी 7 की या 6 की फैमिली हो उसका गुजारा करवा के दिखा ले। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं इसलिए कि उनका गुजारा नहीं हो रहा है, और ये कहते हैं इंटरनेशनल स्पिरिट, इंटरनेशनल। जहां तक ये महंगाई की बात कर रहे हैं सिंध की, ये हम टेल पर है, सिंध टेल पर है। ये पानी तरसा कर देते हैं, उसका भी जो है इंडस बेसिन ट्रीटी का जो मुआहदा है उसके मुताबिक भी सिंध को ये पानी नहीं देते हैं। और फिर आप देखें न सिर्फ उस पर तुर्रा ये है कि जो हमारे यानी 8वीं जो अवार्ड था NFC अवार्ड, उसके मुताबिक जो सिंध को वफाक के महासर से मिलना था वो भी नहीं इन्होंने जो है दे रहे हैं ये। और ये जबानी कलामी जमा खर्च करते हैं तो फिर जाहिर है जब बम्पर क्रॉप पंजाब में होगी, पंजाब में बम्पर क्रॉप होगी, तो क्या आपका ख्याल है थर पार्कर की जो जिस तरह से जितनी यील्ड होती है, आप भी जानते हैं सिंध की जितनी यील्ड सिंध में होती है, तो फिर जाहिर है कि ये पंजाब में तो जो है बम्पर क्रॉप हुआ, पानी भी वहां वो ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है पंजाब को। सिंध को ना ये पानी दे ना ये थर पार्कर की आबाद होने दे, और फिर कहते हैं कि जी कराची में सारा पाकिस्तान कराची में आया हुआ है। ये जो चैलेंजेस हैं इसमें विफाक जो है वो सिंध के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा है, सिंध जो है वो विफाक को बहुत सारी जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन फिर ये जिम्मेदारी का जो तायुन है वो किस तरह से किया जा सकता है? मैं जरा एक ब्रेक के बाद चाहूंगा जरा इस पॉइंट से जो है वो थोड़ा सा हम आगे चलें और फिर देखें कि क्या वाकई जो है वो कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या अगर विफाक और सूबे का ये मसला हल हो जाता तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। खोसा साहब, फाइनल कमेंट चाहिए। ये गवर्नमेंट जिस तरह से इन चैलेंजेस से निपटने की जो है वो कोशिश कर रही है, कहती है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त हैं, लेकिन साथ ही साथ यकीन दिला रहे हैं कि हम मसले को हल कर लेंगे। आपको लगता है कि अभी तक जो मसले आए हैं, जो उस पर चाहे वो उन्होंने इंक्वायरियां बनाकर उनको हल करने की कोशिश की, रिपोर्ट्स आ गई, कहते हैं माफियाज को हम टेक ऑन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के अंदर सलाहियत है कि वो इन मसाइल को जो है वो किसी न किसी स्टेज पर जो है वो जाकर जो है वो हल कर लेगी? ये जो सारे हैं, चीनी का मसला हो, आटे का मसला हो, ये महंगाई का इशू हो, पेट्रोल डॉलर की कीमत वाला इशू। देखिए रहमान, पहली बात तो ये है कि ये ब्लेम गेम को खत्म करें, बंद करें। खुदारा चोर चोर डाकू डाकू कहना बंद करें और ये एक कौमी यगानगत की शक्ल में आए, क्योंकि रियासत की ऊपर एतमाद करें। रियासत नाम है सिर्फ अवाम की जो मुख्तदिर होकर जो
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की शक्ल में या पार्लियामेंट की शक्ल में या सूबाई असेंबली और हुकूमतें जो है, इसमें ना तो कोई और अवामिल नहीं है। जब ये हुकूमत जो है किसी और अवामिल पर इन्हसार करती है, जब तहरीक लब्बैक को ये बैन करती है, दहशतगर्द कहती है, हिंदुस्तान के गुमाश्ते कहती है, रॉ के एजेंट कहती है, कातिल कहती है, और फिर कोई और जो है इनके ऊपर जो है बैठकर और वो बिल्कुल जीरो यू टर्न लेकर उनको जो है सारा कुछ साफ कर देता है। और इसी तरह अगर तहरीक तालिबान के साथ कोई और बातचीत करता है और पार्लियामान को बाईपास कर दिया जाता है। देखिए, पार्लियामान को आपको पार्लियामान में मामलात हल करना पड़ेंगे, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, आपको अवाम पर यानी अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर ही इन्हसार करना पड़ेगा। देखिए, सभी मुहिब्बे वतन है, खुदारा ये बंद कर दें। अगर आपने मुल्क को चलाना है, रियासत को चलाना है, तो रियासत की तारीफ और आइन में आर्टिकल 7 में जरा रियासत की तारीफ देख लें, और फिर आर्टिकल 5 में लॉयल्टी टू द स्टेट है, हुकूमत नहीं है, लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हुकूमत नहीं। इसलिए हुकूमत सिर्फ रियासत नहीं है और ना ही कोई और इदारा रियासत है। रियासत, ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर पार्लियामान है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें आप ऑन बोर्ड जो है वो लेना पड़ेगा। सदाकत अली अब्बासी साहब, ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, सभी से मशावरत करनी पड़ेगी। एक बात है, नहीं कर सकते। अच्छा सुने, महंगाई है, अगर 8 अरब की गंदम चोरी हो जाएगी सिंध से, तो मैं उसको चोर नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? मुझे आप बता दें, गंदम जब चोरी होगी तो पाकिस्तान में गंदम जब नहीं, मेरी सुन, मैं अगली बात करता हूँ। ये तो मेरा मैं आवाम का नुमाइंदा हूं ना। अगर आटा महंगा मिल रहा है तो मैंने वजह तो बतानी है। रही बात कॉन्सेप्ट जो आपने कहा पार्लियामान की, तो बिल्कुल हम आपको 4 महीने से कह रहे थे आए ईवीएम पे बैठे, आए बात करें। इन्होंने कहा जी ईवीएम तो हमने टच ही नहीं करना, हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी, हम तो किसी और से, पता नहीं किससे और से बात करेंगे। जब अब हमारे पास वी वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, हमने बजाय इसके कि अब हम 1.5-2 साल रह गए, हमने ईवीएम को लगाना है, उसको चलाना है, उसके पायलट प्रोजेक्ट करने हैं, उसको मुख्तलिफ जगहों पे ट्रायल और प्रोसेस है, हमने इलेक्शन कराना था। अब अगर आप सीरियस नहीं है और आपको वहां पे बुलडोज हमें करना पड़ता है, बिकॉज हमारा टारगेट वही आवाम है जो 22 करोड़ जो जिनको हमने फेयर निजाम देना है। आप अपने रवैये की बात करें ना, अगर आप बैठ के हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने पे आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो फिर हमें तो अल्टीमेटली हमें अपनी मेजॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आपको आइडियल नहीं लगता। लतीफ खोसा साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।